अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। ये आज का लेक्चर जो मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल एनालिसिस का एमएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए 25th लेक्चर मैं दे रहा हूँ। इससे पहले मैं 24 लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस के अपलोड कर चुका हूँ ग्रुप ये यूट्यूब चैनल पे अपने। आज हम लोगों ने चैप्टर 3 यानी फर्स्ट सेक्शन का लास्ट टॉपिक स्टार्ट लेना है, लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है और उसके बाद उनसे हमारा फर्स्ट सेक्शन फिनिश हो जाएगा। फिर हम सेकंड सेक्शन को स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन में से आप लोगों के पास बेटा 3 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं, जिनमें से आपने 2 को अटैम्प्ट करना है। एक ही आपके पास चॉइस है, लेकिन मैंने आप लोगों को कोई चीज़ छुड़वाई नहीं है। आप विद चॉइस जो उनसे अपना फर्स्ट सेक्शन अटैम्प्ट कर सकते हैं। जितना काम मैंने आप लोगों को करवाया इससे पहले, आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के तमाम पिछले सालों का रिकॉर्ड, पिछले सालों के पेपर्स देख लें तो आपको नज़र आएगा कि आप विद चॉइस जो है ये मेरा काम करवाया हुआ जो काम है, इसमें से आप विद चॉइस वो फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलें लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग जो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था नॉर्म ऑफ वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस। आज हम लोगों ने आइगन वैल्यूज़ और आइगन वेक्टर्स की बात करनी है। व्हाट इज़ आइगन वैल्यू एंड व्हाट इज़ आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। ये हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले नंबर पे इसकी डेफिनेशन मैं आप लोगों को लिख के दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों ने समझनी है इसके अंदर क्या मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ़ ए बी एनी नॉन सिंगुलर, इफ़ ए बी एनी नॉन सिंगुलर स्क्वायर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एन, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो जाता है ऑफ ऑर्डर एन, एंड इफ फॉर एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, या ऐसे कह लीजिए फॉर पॉजिटिव कांस्टेंट लैम्डा एंड अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर एंड अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर x exist for which we can write ax is equal to lambda x। इस लाइन को जो मैंने यहाँ आपके सामने लिखी है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की डेफिनेशन आपने कुछ इस तरह डिफ़ाइन करना है इसको कि अगर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमें उस मैट्रिक्स ए के लिए 2 चीज़ें मिल सकें, एक पॉजिटिव कांस्टेंट लैम्डा यानी कोई कांस्टेंट लैम्डा और एक नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर x, उसका नाम मैंने रखा है यहाँ, बेशक आप इसको कह सकते हैं x उसका नाम एक्सप्लेन करें, एंड अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर x सच दैट कि a को x से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है वही हू बहू लैम्डा को x वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से अगर आंसर मिले तो फिर ऐसे 2 चीज़ें जो हमें मिलती हैं, एक लैम्डा और x, लैम्डा को कहेंगे वो आइगन वैल्यू होगी इस मैट्रिक्स A की, और जो x है वो आइगन वेक्टर, कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाएगा उस आइगन वैल्यू के कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कहलाएगा मैट्रिक्स A का। तो सबसे पहले तो डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए। नीचे मैं फिर यहाँ बता रहा हूँ, देन लैम्डा इज़ कॉल्ड, लैम्डा को कहेंगे वो आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू, एंड x इज़ कॉल्ड कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A, आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स है। तो किसी भी मैट्रिक्स का आपने अगर आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना होता है तो वो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू फाइंड किया जाता है। अच्छा, यहाँ से इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन जो हम लोग बनाते हैं वो क्या है कि x इधर जाके माइनस लैम्डा x इज इक्वल टू 0 लिखी जा सकती है। उसके बाद लैम्डा के साथ जो आई है उसको आई एक्स लिखा जा सकता है। आप सबको पता है आइडेंटिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। एक्स कॉमन निकाला जाए तो ए माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू 0 आता है। ये जो आपके पास इक्वेशन आती है
इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसकी डिटर्मिनेंट फाइंड करके उसे ज़ीरो के बराबर रखें तो वहाँ से लैम्डास निकलते हैं जिन्हें आइगन वैल्यूज़ कहते हैं, और इस इक्वेशन को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हम लोगों ने छोटी क्लासेस में छोटे लेवल पे देखा था कि आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं। और अगर किसी बंदे कोई स्टूडेंट ये कहता है कि मुझे ये याद नहीं है कि ये आइगन वैल्यू कैसे फाइंड की जाती थी और ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे आप यूज़ करते रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मेरे नोट्स में मौजूद भी है। तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि कैसे करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करते थे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ दे रहा हूँ। क्वेश्चन यहाँ मैंने लिखा कि फाइंड करें इसका आइगन वैल्यूज़, इस मैट्रिक्स की फ़ाइंड करनी है। फाइंड आइगन वैल्यूज़, आइगन वैल्यूज़ जितनी भी इसकी आती हैं ऑफ मैट्रिक्स से उसको फाइंड करना है हम लोगों ने। ये हमारा पहला काम है आज के लेक्चर में। तो इसके लिए सोल्यूशन कैसे स्टार्ट लेना है, मैंने आप लोगों से कहा था आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ज़ीरो के बराबर रखेंगे उससे, और वो क्या आएगी, ये a माइनस लैम्डा ई का मीनिंग क्या है। देखो बात ये बेटा, a तो है 2 3 4 3 माइनस लैम्डा के साथ आई ज़ाहिर है उसी ऑर्डर का रखेंगे तो ये दोनों प्लस माइनस हो सकेंगे, और आई का ऑर्डर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए फिर, तो वो 1 0 0 1 आती है। और जब आप इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो यहाँ लैम्डा आ जाएगा, और जब ये दोनों माइनस होंगे तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज में से लैम्डा माइनस होगा, बाकी तो जो ये मैट्रिक्स ए लिखा हुआ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने इसका डिटर्मिनेंट सिफर के बराबर रखना है। इसका मतलब है जब कोई मैट्रिक्स दिया होता है, अगर आपसे कोई कहता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख के, तो वो आपने उसकी वैल्यू को ज़ीरो के बराबर रखना है। तो ये जो a माइनस लैम्डा ये जस्ट आपने डायगोनल एंट्रीज़ में से लैम्डा को माइनस कर देना है, और बाकी जो एंट्रीज़ हैं वैसी छोड़ देनी है। अगर यही मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का होता, मतलब कोई मैंने अपनी तरफ से लिखा, अब मुझे वो कहता है कि इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो लिखो, तो जस्ट मैंने यहाँ मॉड लगाना है, यहाँ डायगोनल्स में से लैम्डा को माइनस करना है, इक्वल टू 0 लिखना है, और वहाँ से हम लोगों ने लैम्डास को फाइंड कर लेना है। तो ये आप लोगों ने, जिन लोगों ने BSc की हुई है उन लोगों ने तो ये चीज़ें सीखी होंगी 7 चैप्टर के अंदर, मैथड की बुक के अंदर। तो बहरहाल ये है कि जिन लोगों ने नहीं भी सीखा उनको बता रहा हूँ कि कैसे आइगन वैल्यूज़ आइगन वेक्टर्स आप लोगों ने प्रोडक्ट स्पेस वाले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था, लेकिन जिसने नहीं भी पढ़ा उसके लिए बता रहा हूँ कि अब इसे एक्सपैंड करेंगे तो लैम्डा यानी आइगन वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो हमारा मेन टास्क यही है, हमें आइगन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। एक्सपैंड करेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पहले आएगा 6 माइनस 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 12, और इस इक्वेशन को गौर से देखो तो ये आ रही है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा, ये दोनों ऐड हो गए माइनस 5 लैम्डा, और ये 6 माइनस 12 माइनस 6 आ गया। ऑब्वियसली इसके दो ही फैक्टर्स बन जाएंगे, माइनस 6 और प्लस 1 लैम्डा, और फिर इसमें से कॉमन आएगा और यहाँ से 1 कॉमन आएगा, और लैम्डा के दो फैक्टर्स में से जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास बेटा आ रही हैं -1 एंड 6। तो ये वे था आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करने का। किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के थ्रू फाइंड करते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यू, डोमिनेंट आइगन वैल्यू, वो 6 है। तो हमारा जो आज का काम, आज का असल टारगेट था, वो हमने एक मेथड पढ़ना था। ये तो है डायरेक्ट, ये आप समझ लें एनालिटिकल मेथड टू फाइंड ऑल दी आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन अगर कोई कहता है न्यूमेरिकल मेथड कोई बताएं, यानी कोई ऐसा मेथड बताओ जिससे अप्रॉक्सीमेटली कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर बहुत बड़ा है, वो ज़ाहिर है मैनुअली वो सॉल्व नहीं हो सकेंगे। अगर यही किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 10 क्रॉस 10 आ जाता है या 5 क्रॉस 5 आ जाता है, तो ऐसे मैट्रिक्स की अगर आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी पड़ जाएँ तो इतना कोई आसान नहीं है एनालिटिकली उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो हमें लाजमी न्यूमेरिकल ऐसे मेथड पता होने चाहिए जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्डर के मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो वो लिटरेचर में जो न्यूमेरिकल जो मेथड्स हैं उनमें एक मेथड मौजूद है जिसके थ्रू किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकल सकती हैं, लेकिन वो आइगन वैल्यूज़ सिर्फ डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ हैं जो हमारे पास हमारे सिलेबस में मेथड मौजूद है जिसके थ्रू हमने किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज़ निकालनी है। वो सारी आइगन वैल्यूज़ नहीं निकालेगा मेथड,
वो आपकी सिर्फ डोमिनेंट आइगन वैल्यू निकालेगा। मसलन अगर मुझसे कोई इसी मैट्रिक्स की पूछता है कि डोमिनेंट आइगन वैल्यू क्या है, तो वो 6 है। ये एक एनालिटिकल वे था, यानी डायरेक्ट मेथड था जिसमें मैंने एक्सपैंड करके तो आइगन वैल्यू फाइंड किया। लेकिन अब हम एक न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है पावर रेले मेथड, और उस मेथड के थ्रू हम लोगों ने इसी मैट्रिक्स की सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे आइगन वैल्यूज़ डोमिनेंट जो निकलती है, और उसके बाद उनसे हम लोग कुछ क्वेश्चंस इससे बड़े ऑर्डर वाले भी डिस्कस करेंगे। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आपके लिए, जो इसकी स्टेटमेंट आप लोगों को मैं लिखवाता हूँ। लेकिन सबसे पहले तो मेथड को डिस्कस कर लेते हैं कि मेथड क्या है जिसके थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पावर रेले मेथड क्या चीज़ है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर रेले मेथड, इसको पावर मेथड भी सिंपली बोला जाता है टू फाइंड डोमिनेंट आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स फॉर डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़। ये मेथड स्पेशली यूज़ किया जाता है डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। अच्छा, अब ये मेथड जो है इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसकी प्रॉपर वर्डिंग में प्रॉपर स्टेटमेंट सारी, इसका मेथोडोलॉजी जो सी है वो डॉक्टर फैज़ अहमद की बुक में मौजूद है, न्यूमेरिकल एनालिसिस की किताब डॉक्टर फैज़ अहमद की। अगर आप प्रॉपर वहाँ से देखें बेहतर है, नेट से भी सर्च किया जा सकता है। ये लेक्चर की असाइनमेंट भी यही है कि आपने प्रॉपर मुझे स्टेप बाय स्टेप ये मेथड लिख के दिखाना है। मैं इसको यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ वैसे तो कि इसके अंदर आपने स्टेप्स लिखने क्या होंगे कि अगर मेरे पास एक कोई मैट्रिक्स है AIJ जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है, और मुझसे कोई ये कहता है कि इसका डोमिनेंट आइगन वैल्यूज़ फाइंड करो यूजिंग पावर रेले मेथड या पावर मेथड, तो सबसे पहले मैंने एक इसकी, ज़ाहिर है ये आइटरेटिव मेथड है, एक पहली बात तो ये आपको ज़हन में होनी चाहिए। और ऑब्वियसली अगर ये आइटरेटिव मेथड है तो इसकी कोई इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन, इनिशियल गैस भी हमें चूज़ करना पड़ेगा। तो ये जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा आपने उसी ऑर्डर को देखते हुए, जज करते हुए एक कॉलम वेक्टर चूज़ करना। मसलन अगर इसका ऑर्डर 5 क्रॉस 5 है तो आपने एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x0 के नाम से लेनी है, और वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन आपने या तो लेनी है 1 1 1 करके, या फिर आपने लेनी है 1 0 0 सो ऑन 0, यानी सारी एंट्रीज पहली एंट्री को छोड़ के वो सारी सिफर लेनी है। और ये मैं कह रहा हूँ कॉलम वेक्टर है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रांसपोज यूज़ किया है। इसके अंदर एक रो अभी शो हो रही है और इसका जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो ऑब्वियसली उतने लेने हैं जितने इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है। और जब आप ट्रांसपोज ले लेंगे तो रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर होगा n क्रॉस 1। या तो ये इनिशियल गैस लेना है या आपने ये इनिशियल गैस लेना है 1 0 0 अप टू सो ऑन 0, और इसका ऑर्डर n क्रॉस 1। तो अगर एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 5 होगा बेटा, उसका इनिशियल गैस आपने लेना है 5 क्रॉस 1 ऑर्डर का। अगर एक मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है तो आपने उसका इनिशियल गैस लेना है 3 क्रॉस 1 का। और अभी मैंने जो आपके सामने की एग्जांपल लिखी है जिसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू 6 आई थी, अगर आपने उस मैट्रिक्स के ऊपर ये वाला मेथड अप्लाई करना है तो x का ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, उसकी एंट्रीज होंगी या 1 1 या 1 और 0। तो आपने इनमें से एक इनिशियल गैस चूज़ करना है, उसके बाद आपने इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करके फर्स्ट आइट्रेशन निकालनी है, और उस फर्स्ट आइट्रेशन का नाम आपने y1 फ़र्ज़ करना है, a के साथ इस x0 को मल्टीप्लाई करना है, यानी इनमें से कोई इनिशियल गैस जो लिया होगा उसको गिवन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। ऑब्वियसली बेटा जब इस मैट्रिक्स को जिसका ऑर्डर n क्रॉस n था, इस x वाले मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक कॉलम वेक्टर ही आएगा। आपने उस कॉलम वेक्टर में से सबसे बड़ी वैल्यू यानी जो आपकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट वैल्यू यहाँ एंट्रीज लिखी गई होंगी उनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी आपने उस डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स में से उस वैल्यू को बाहर निकाल लेना है। और अगर वो नेगेटिव नंबर, मतलब मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं जो बता रहा हूँ मैं उसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। ये 2 है, -5 है, 3। अब इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है पॉजिटिवली, तो वो तो 3 थी, लेकिन मैंने कहा है कि आपने एब्सोल्यूट वैल्यू यानी पॉजिटिव नेगेटिव साइन को छोड़ के देखना है, सबसे बड़ी वैल्यू वो है 5। आपने उसे मैट्रिक्स में से बाहर निकालना है, और जब ये बाहर आएगा तो इसका मतलब आपने पूरे कॉलम या पूरे मैट्रिक्स को 5 पे डिवाइड करना है। तो आपने वो जो वैल्यू बाहर निकालनी है वो एब्सोल्यूटली लार्जेस्ट वैल्यू होगी, एब्सोल्यूट लार्जेस्ट वैल्यू ये आपने बाहर निकाल लेनी है। और ज़ाहिर है जब बाहर निकालोगे ये जो भी मैट्रिक्स होगा
इसकी शेप चेंज होके यहाँ जो भी आएगा उसका नाम आपने B1 फ़र्ज कर लेना है। इसका मतलब y1 इसके बराबर आ गया। और जब आपने ये लैम्डा वन यानी कोई एब्सोल्यूट वैल्यू लार्जेस्ट बाहर निकाल ली थी, ये जो बचा इसको अब नेक्स्ट स्टेप में आपने सेकेंड आइट्रेशन के तौर पर a से मल्टीप्लाई करना है। यानी आप लोगों ने ये देखना है, मैं ये फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब वैल्यूज़ यहाँ देखनी है तो आपने जो वैल्यू बाहर निकाली होगी वो आपने कौन सी बाहर निकालनी है, मतलब जो सबसे बड़ी एब्सोल्यूट वैल्यू जो सी है वो होगी वो बाहर निकाल लेनी है। बाकी जो बचेगा उसका नाम B1 सपोज कर लीजिएगा। मैंने यहाँ जनरल ज़ाहिर है डिस्क्राइब कर रहा हूँ इस मेथड को, तो मैंने इस मैट्रिक्स का नाम रखा है। अदरवाइज़ आप उठा के यहाँ बस वो मैट्रिक्स उठा के यहाँ लिख देंगे। अच्छा, वही प्रोसीजर दोहराना है। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक मैट्रिक्स आएगा, उसमें से जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू उसको बाहर निकालेंगे, साथ वाले मैट्रिक्स का नाम B2 रखेंगे। इस B2 को उठा के अब आपने थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के तौर पर Y3 लिखते हुए A से अब इस B2 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसका मतलब ये प्रोसीजर चलेगा। मसलन अगर मैं Y4 निकाल रहा हूँ तो वो कैसे आएगा, वो आएगा A मल्टीप्लाई बाई B3 करके। ऐसे ही सोन yn लिखूँगा तो वो कैसे आएगा abn-1 करके। yn+1 कैसे आएगा abn करके। तो ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक कि ये दो चीज़ें यानी यहाँ जो लिखा हुआ लैम्डा का आंसर हैं वो सेम नहीं हो जाते और b सेम नहीं हो जाता। जिस स्टेप पे जाके ये दोनों चीज़ें सेम आपको मिलेंगी उसमें वो जो लैम्डा लिखा हुआ सेम आंसर देगा। वो कितने डेसिमल प्लेसेस तक सेम देखना आपने, आपकी मर्ज़ी है 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं आप ये वैल्यूज़। लेकिन मैंने आपको आज बता रहा हूँ कि जितने काम मैंने करवाना है आपको, आपने ये जो MSc वालों ने जितने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो 2 डेसिमल प्लेसेस इनफ हैं। वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक इसको कर लीजिएगा, लैम्डा को भी और b को जब आप लिखोगे तो वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक इनफ हैं। वो आप लोग 2 भी कर सकते हैं, 3 तक भी फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ ये दोनों सेम हो जाएंगी वहाँ रुक के आपने कहना है ये जो लैम्डा है ये कहलाएगा आपका डोमिनेंट आइगन वैल्यू, और ये जो b आएगा ये आपका कॉरिस्पॉन्डिंग डोमिनेंट आइगन वेक्टर होगा, या उस कॉरिस्पॉन्डिंग जो उस डोमिनेंट आइगन वैल्यू है उसके कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आ रहा है। हमारा टास्क आइगन वेक्टर नहीं होगा, हमारा टास्क इस मेथड के थ्रू डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करना है। तो ये प्रोसीजर मैंने आपको बताया। आपने जो थीम था मेन वो तो मैंने बता दी है। प्रॉपरली आपने इस मेथड को लिखना है, ये आप लोगों की असाइनमेंट है। इसको सर्च करें और मुझे ये असाइनमेंट बना के तो GR को प्रेजेंट करिएगा, वो मुझ तक पहुंच जाएंगी ये सब कुछ चीज़ें। तो आइए चलें इस मेथड को क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके। पहले जब तक मैं अप्लाई नहीं करूँगा आपको उस तरह समझ नहीं आ सकती जो चीज़ें मैंने लिखी थी। लेकिन ये एक मैट्रिक्स था, हम लोगों ने इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करनी थी। मैंने आपसे कहा था कि अगर a ये है तो x ज़ाहिर इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो x जो आपने x0 चूज़ करना है वो या 1 1 लेंगे या फिर वो 1 0 लेंगे, और उसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 1 लेना है आपने। सबसे पहले यूज़ पावर मेथड का वर्ड यूज़ करिएगा, पावर मेथड। और पावर मेथड जब आपने लिखना यूज़ करना है तो टेक यहाँ ये बताइएगा कि x0 आपने ये लिया, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, इनिशियल गैस। उसके बाद आपने y1 लिखना है। y1 कैसे आएगा a मल्टीप्लाई बाई x0, तो ये बेटा a था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 1 से। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 3 यहाँ 5 आ जाएगा, 4 + 3 यहाँ 7 आ जाएगा। तो मैंने कहा था इसमें से जो एब्सोल्युटली लार्जेस्ट वैल्यू वो 7 है, इसका मतलब 7 कॉमन निकालना है। जब आप 7 कॉमन निकालेंगे तो 5 डिवाइड बाई 7 किया तो मेरे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 0.71। ये मैंने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ किया और ये यहाँ 1 आ गया। तो ये आपका लैम्डा 1 है और ये आपका B1 है। तो अब आपने जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है, y2 जब लिखोगे तो a के साथ अब ये B1 मल्टीप्लाई करना है। तो a मैट्रिक्स तो ओरिजिनल मैट्रिक्स होगा, हर स्टेप में a ने मल्टीप्लाई होना है। इधर जो B1 आया होगा विच इज़ 0.71 and 1, और ये प्रोसीजर उसी तरह चलेगा जैसे फर्स्ट स्टेप किया था वैसे सेकंड। 2 मल्टीप्लाई बाई करें अब 0.71 और +3 किया तो आंसर मेरे पास आ रहा है 4.42। अच्छा, और फिर 4 मल्टीप्लाई बाई 0.71 और +3 किया तो बेटा आंसर आ रहा है 5.84। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है, इसलिए अब वो कॉमन आएगी। 5.84 पे इस कॉलम को डिवाइड करेंगे, 4.42 डिवाइड बाई 5.84
तो ये 0.76 करके राउंड ऑफ करके आ रहा है। और फिर उसके बाद जो ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये लैम्डा 2 है और ये B2 है, और यही प्रोसीजर आगे चलाएंगे। तो जब तक ये दो आंसर यानी लैम्डाज और बीस के आंसर सेम नहीं हो जाते, आपने ये प्रोसीजर दोहराते जाना है। जब ये आ जाएंगे सेम, तो आपका रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू आ जाएगी। और याद रखना, इस क्वेश्चन को मैंने मैनुअली सॉल्व किया था, जिसमें डोमिनेंट आइगन वैल्यू 6 आई थी। अच्छा, मैं इससे आगे चल रहा हूँ, ये y2 आ गया, मैं y3 की तरफ आ रहा हूँ। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में a को ज़रूर देना है, वो आपने अपने B2 से। अच्छा जी, जब इसको मल्टीप्लाई करना है, a आपके पास है 2 3 4 3, तो उसको मल्टीप्लाई करना है अपने B2 से, विच इज़ 0.76 एंड 1। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.76, ये किया और उसमें +3 कर दिया, तो आंसर आ रहा है 4.52। और ये 4 मल्टीप्लाई बाई 0.76 किया, +3 कर दिया, तो बेटा आंसर आ रहा है 6.04। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू वो 6.04 है, वो बाहर निकाल लेनी है। अंदर 4.52 को डिवाइड करना है 6.04 पे। तो आंसर आपके पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आंसर आपके पास बेटा क्या आ रहा है, ये पहले आ जाएगा 0.75 करके, और फिर नेक्स्ट नंबर पे 1। तो ये आपका लैम्डा 3 है, और साथ ये जो सा है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपका B3 है। तो ये प्रोसीजर आपने चलाना है। अभी तक आंसर्स कोई मैच नहीं किए, हम आगे चल रहे हैं, y3 तक आ गए हैं, y4 फाइंड करते हैं। y4 होगा a मल्टीप्लाई बाई B3, a तो वही है 2 3 4 3, और B3 अभी निकाला है मैंने, वो आया 0.75 एंड 1। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.53 ऐड किया तो 4.5, 4 को इससे किया तो 3 आ जाएगा, 3 + 3 6 आ गया, 6 कॉमन निकाला, 4.5 को 6 पर डिवाइड करना है आपने, आंसर आएगा 0.75 और यहाँ 1। तो ये ज़रा चेक कर लो, अभी हमारे पास ये y4 आया है, और अब नेक्स्ट नंबर में मैं y5 निकाल रहा हूँ। ये हमारा लैम्डा 4 है, ये B4 है, ये लैम्डा 4 है, ये B4 है। अच्छा, अब y5 कैसे आएगा, a को मल्टीप्लाई करेंगे B4 से, a क्या है 2 3 4 3, और ये B4 क्या है, वो 0.75 एंड 1 है। और चेक कर लो, ये फिर वही आंसर आएगा जो ऊपर आ गया हुआ, यानी 4.5 एंड 6, और जब इसमें से 6 कॉमन निकालेंगे तो ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब यहाँ आपने स्टॉप कर जाना है। y4 और y5 में उनसे है, ये मैंने लिखा था, मेरे हाल में स्क्रीन नज़र नहीं आ रही थी, मैंने साइड पे किया है। तो अब आप ये चेक कर लो, मैंने आपके सामने ये दोनों आइट्रेशंस फाइंड की हैं। इसका मतलब है ये हमारा रिक्वायर्ड आइगन वैल्यू है हमारी, लैम्डा इज इक्वल टू 6 इज़ दी डोमिनेंट आइगन वैल्यू, और यही आया था, 6 ही आंसर आया था। अगर आप लेक्चर के स्टार्ट में इसको देखते, तो ये वे है बेटा जिसके थ्रू आप डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसे ये 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस के लिए मैंने आपके सामने मैट्रिक्स के लिए की है, अगर ये 3x3 का आ जाता है तब भी आपने ऐसे ही करना है। ऑर्डर एक रो और एक कॉलम बढ़ेगा, वो प्रोसीजर तो चेंज नहीं होगा। मसलन मैं फ़र्ज़ी बात करता हूँ, आपने नोट्स पर लिखे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे मैंने फ़र्ज़ी बात की, एक मैट्रिक्स है 102 103 210। अब मुझे वो कहते हैं इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करो, तो मैं सबसे पहले लिखूँगा यूज़ पावर मेथड। आपका आज का काम यही है कि आप लोग यही क्वेश्चन चले ले लें जो मैंने आपके सामने लिखा है, आप मुझे इसके डोमिनेंट आइगन वैल्यू या क्वेश्चंस जो से नोट्स वाले ही पहले करें, नोट्स वाले ही करें। और ये है कि चलें, ये बाद में देखेंगे, मैं सिर्फ अभी इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व ना करिएगा, जो क्वेश्चन नोट्स पे लिखे हैं वही आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। अभी मैं क्वेश्चन एंड पे जो है वो नोट्स वाले एक दो लिखवाता भी हूँ, फ़िलहाल आपका टास्क वही है। अच्छा, पावर मेथड जब यूज़ करेंगे तो आपने इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन क्या लेनी है, 111 या 100। अच्छा, और फिर उसके बाद पहली अप्रॉक्सीमेशन कैसे आती है, a को मल्टीप्लाई करते हैं x0 से। तो मैंने यहाँ इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो सी इस दफ़ा ये ले लिया जी 100। आप ये भी ले सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप 111 लीजिएगा। ये मैं सबको अभी बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा बेहतर आंसर आता है। मैं फ़िलहाल एक दो स्टेप्स करके दिखाने लगा हूँ कि अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स आए तो तब भी वो ऐसे ही सॉल्व होना है। यानी 102 था, 103 था, 210 था, जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, ये इसका आंसर आया मल्टीप्लाई करने से। और इसमें हाईएस्ट वैल्यू 2 है, 2 बाहर निकाली तो ये 1/2 यानी 0.5 यहाँ 1 आ गया। ये आपका लैम्डा 1 है, ये आपका B1 है,
और आप आगे चलेंगे तो y2 कैसे लिखोगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे b1 से, a वही मैट्रिक्स होगा यानी क्वेश्चन होगा और उसके साथ b1 ये होगा, और ये प्रोसीजर चलता जाएगा जब तक कि लैम्डा और b दोनों सेम नहीं आ जाते। तो ये बेटा आप लोगों का काम है। मैं यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करना है। सब लोगों ने यहाँ मेरे पास क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं, लिखे हुए हैं, ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। आपने इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। फाइनल पेपर्स में आ चुका है ये क्वेश्चन 0 1 1 2 2 1। तो इसकी डोमिनेंट आइगन वैल्यू आप लोगों ने पावर मेथड को यूज़ करके फाइंड करनी है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आप लोगों ने इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, वो समझाना है। उसके अंदर हम लीस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उमूमी तौर पर ये जो क्वेश्चन पेपर में आता है ये पावर मेथड के थ्रू आइगन वैल्यू डोमिनेंट फाइंड करना, पावर मेथड के थ्रू, तो वो दो तरह से आ सकता है। वो डोमिनेंट आइगन वैल्यू भी पूछ सकता है, वो लीस्ट आइगन वैल्यू भी पूछ सकते हैं, यानी सबसे छोटी। ये सबसे छोटी कैसे फाइंड करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। फ़िलहाल आज का काम आपका यही है, आपने पावर मेथड के स्टेप्स को लिखना है, सर्च करके नेट से सर्च कर लें, और उसके बाद आपने इस मैट्रिक्स की डोमिनेंट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे मैंने एक एग्जांपल में भी आपको समझाया है। होपफुली आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर लास्ट लेक्चर है हमारे फर्स्ट सेक्शन का, उसके अंदर मैंने लीस्ट आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इंशाल्लाह बात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।